नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। मैनपुरी लोकसभा सीट को लेकर के लगातार उत्तर प्रदेश में सियासत जो है इस वक्त जोरों पर चल रही है और कहने के अखिलेश यादव के लिए एक बड़ी चुनौती है कि पिता मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद क्या वो अपने उस वर्चस्व को बनाए रखने में कामयाब हो पाएंगे, क्योंकि मैनपुरी लोकसभा सीट जीतना अखिलेश यादव के लिए काफ़ी ज़्यादा अहम हो जाता है। अगर वो इस सीट पर हार जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि उनके नेतृत्व को लेकर के कई तरीके के सवाल जो है वो बनते नजर आएंगे और जिस तरीके की मजबूती इस वक्त सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिल रही है उससे यही लगता है कि सत्ता में फिर से दोबारा समाजवादी पार्टी का आना एक बड़ा टास्क है अखिलेश यादव के लिए और उसकी शुरुआत मैनपुरी चुनाव को जीत करके ही करनी पड़ेगी। इसी मुद्दे पर बात करेंगे, हमारे कुछ सहयोगी हैं यहाँ पर इस वक्त मौजूद, उनसे जानेंगे कि दरअसल उनका क्या मानना है कि मैनपुरी लोकसभा सीट पर इस वक्त अखिलेश यादव की स्थिति क्या है और इस सीट पर जो चुनावी समीकरण है उससे क्या लगता है कि यहाँ पर अखिलेश यादव के लिए जीत जो है वो कितनी आसान होगी। मेरे साथ किरण है, आपसे यही प्रश्न है कि आप ये बताइए कि दरअसल समीकरण के लिहाज से क्या अखिलेश यादव आसानी वाली जीत जाएंगे या फिर यहाँ पर बीजेपी आजमगढ़ और रामपुर जैसे लोकसभा सीट की तरह यहाँ पर भी कोई बड़ा खेल कर जाएगी? कहीं ना कहीं चुनौती देखिए अखिलेश यादव के सामने मुश्किल होने वाली है, क्योंकि देखिए इससे पहले भी गोला गोकर्णनाथ सीट पर उपचुनाव हुए थे, तब भी समाजवादी पार्टी ने एक ही दावा किया था कि इस बार हमारी पार्टी आएगी, यानी कि समाजवादी पार्टी आएगी। लेकिन क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़े अंतर के साथ अपनी जीत हासिल की और अब सभी की नज़रें बनी हुई है मैनपुरी सीट को लेकर। सभी को ये लगता है, यानी कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी को, कि हम ही जीत हासिल करेंगे। लेकिन देखिए अब नेताजी नहीं है, मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया है, तो जो मुलायम सिंह यादव का वर्चस्व मैनपुरी सीट पर था अब वो कहीं ना कहीं खत्म हो गया है। लेकिन जो अखिलेश यादव है और डिंपल यादव है उन सभी को ये लगता है कि इस बार सहानुभूति वोट मिल सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं होगा। इस बार मैनपुरी सीट पर कमल ही खिलेगा। लेकिन आप देखिए कि अगर मुलायम सिंह यादव को लेकर के जो तमाम चर्चाएं की जा रही, दीपक से भी मैं सवाल ले लेता हूँ। दरअसल जिस तरीके से कहा जा रहा है कि भावनात्मक तरीके से अगर जनता उनकी तरफ जाती है समाजवादी पार्टी की तरफ, तो ये क्या इतना आसान होगा? स्थानीय मुद्दे यहाँ पर हावी नहीं होंगे? देखिए यहाँ पर भावना को अलग रखना होगा इस चुनाव के दौरान, क्योंकि पल्लवी पटेल या बड़े बड़े नेताओं के बयान को अगर देखें तो उन्होंने यही कहा कि नेताजी का भी निधन हुआ है, सहानुभूति उन्हें मिलती नजर आएगी और यही सहानुभूति यहाँ पर वोट बैंक को और मजबूत करेगी। लेकिन अगर डिंपल यादव की बात करें तो इससे पहले वो चुनाव में हार चुकी है। जब भी आप वोट करने जाते हैं तो आप ये देखते हैं कि कैंडिडेट कौन है, कैंडिडेट क्या कर सकता है। क्या आपको डिंपल यादव इस कदर नजर आ रही है कि वो अकेले बड़े बड़े नेताओं पर हावी हो जाएंगे? तो बिल्कुल इसका जवाब ना में है। क्यों? क्योंकि इसी चुनाव में अगर बात कर ले तो उनको जरूरत पड़ रही यहाँ पर बड़े बड़े यहाँ पर सभी अपने तमाम नेताओं की, चाचा शिवपाल के पैर तक पकड़ने पड़ गए तो ज्यादा क्या ही नौबत आएगी, क्योंकि यहाँ पर परिवार एकजुट हो गया। लेकिन ये बात साफ पता चल गई कि कहीं ना कहीं कितना कौन पानी में है और डिंपल यादव भी पूरी तरीके से पता चल गया कि अकेले दम पर तो वो कभी नहीं जीत पाती। अखिलेश जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, आदित्य कर रहे हैं, शिवपाल कर रहे हैं और अपर्णा भी यहाँ पर दूसरी तरफ सभी सामने नहीं। अगर अपर्णा की बयानबाजी होती तो आपने भी लाइव करें, हमने भी करें और वहाँ पता चल गया था कि लोग अपर्णा यादव को ज़्यादा समर्थन दे रहे हैं डिंपल यादव के मुकाबले में। तो एक राजनेता के तौर पर, एक सीट के तौर पर अगर इसे देखा जाए तो मुलायम सिंह यादव को इसलिए लोग चुनते थे क्योंकि मुलायम उस कदकाठी के नेता थे, उतना काम करते थे, उतना जनता के लिए सेवा करते थे। लेकिन क्या डिंपल हमेशा सक्रिय रह पाएंगे? ये भी आपके लिए गौर करने वाली बात है। इसी बात को लेकर के विपक्ष के एक बड़े नेता ने भारतीय जनता पार्टी के ये सवाल दागा कि दरअसल अगर यहाँ पर बीजेपी किसी बड़े लड़ाई में इस वक्त मौजूद नहीं होती तो क्या परिवार के तमाम लोग दर दर जा करके वोट मांगते, क्योंकि ये वो सीट है जो कहीं ना कहीं गढ़ कहा जाता है और यहाँ पर प्रत्याशी के ऐलान का मतलब ये होता है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से उसकी जीत तय मानी जाती है, जैसा कि आजमगढ़ वाली सीट को लेकर के कहा जाता था। तो क्या यहाँ पर बीजेपी के लिए अभी भी वो स्पेस बचा हुआ है? क्या बीजेपी इस बार फिर से एक नया कारनामा अंजाम कर जाएगी? देखिए आपने आजमगढ़ सीट का यहाँ पर नाम लिया तो उसका ही आप एग्जांपल ले लें। धर्मेंद्र यादव थे, ओपी राजभर थे, सब कर रहे थे चुनाव प्रचार। शिवपाल नहीं थे, अखिलेश नहीं थे, मुलायम नहीं थे वहाँ पर प्रचार में। तो क्या नतीजा था? आजमगढ़ सीट उन्होंने खो दी थी, बीजेपी के पास वो सीट गई थी और वो कैंडिडेट जीता था जो पिछली बार लाखों वोटों से आ रहा था, निरहुआ यादव। तो इससे पता चलता है कि निरहुआ यादव जीते नहीं थे, बल्कि उनकी जीत कहीं ना कहीं सपा की प्रचार प्रसार में थी। जो जितना दिखा था उतना बिका था। धर्मेंद्र यादव ने उतना दमखम लगाकर वोट नहीं मांगा था। वही डिंपल का भी हाल हो सकता है। डिंपल के समर्थन में अगर शिवपाल, आदित्य और अखिलेश नजर नहीं आते तो शायद यहाँ पर भी रघुराज सिंह शाक्य की सीधी सीधी जीत होती, क्योंकि रघुराज सिंह शाक्य की अगर बात करें तो मुलायम सिंह यादव के समय में जब कुछ लोगों ने पार्टी की शुरुआत करी थी संरक्षक के तौर पर, तो उसमें नाम एक रघुराज सिंह शाक्य का भी था। उन्होंने नींव रखी थी पार्टी के लिए, मुलायम के साथ कदम से कदम मिलाकर चले। लेकिन जब अखिलेश के फैसले आए, नेताओं को ठेस पहुंचा रहे थे तो
उन्होंने वहाँ से पार्टी छोड़ी। फिर चाचा शिवपाल ने एक जो पार्टी बनाई प्रसपा, जो सपा से नाराज होते थे वो प्रसपा में आते थे, और यहाँ पर प्रसपा ने जो सपा के साथ गठबंधन किया तो रघुराज ने वहाँ से भी जाने का फैसला कर लिया। मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँ, किरण जी ने कहा कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी की जीत इस सीट पर जो है लगभग तय मानी जा रही है। इस बात को आप कितना ज्यादा तरजीह दे रहे हैं? क्या यहाँ पर उस तरीके की स्थिति बन रही है? देखिए, बीजेपी की जीत को लेकर जो दावे हो रहे हैं वो दावे इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हर नेता अपनी जीत का दावा करता ही करता है, लेकिन जब वोट बैंक की आती है, वोट परसेंटेज की आती है, कौन कितना वोट परसेंटेज काटेगा, तो कांग्रेस नहीं है, बसपा नहीं है और यहाँ पर बड़ी बड़ी पार्टी प्रसपा नहीं है। ओपी राजभर ने अपना कैंडिडेट उतारा लेकिन वो उतना ज़्यादा दमखम नजर नहीं आ रहा है। तो रही बात बीजेपी की, बीजेपी कितने लोगों के साथ आगे बढ़ते, कितने वोटिंग परसेंटेज के साथ आगे बढ़ती है, ये सबको पता चल जाएगा कि जब यहाँ पर जिस दिन वोट होगा, क्योंकि बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है इस सीट पर जीत हासिल करने की। मैं किरण जी से और सवाल लेता हूं कि दरअसल मायावती पर अब आ जाते हैं। दरअसल मायावती को भी लेकर के लगातार चर्चाएं जोरों पर है कि उनका जो पलड़ा है वो किस तरफ होगा। और मायावती आप देखिए कि यहाँ पर अपने उम्मीदवार को नहीं उतारी है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए कहीं ना कहीं उनकी चर्चाएं जो जोरों पर है, क्योंकि दलित वोट बैंक उनके हाथों में। और ऐसे में अगर उस सीट का समीकरण देखा जाए तो ये कहता है कि वहाँ पर दलितों का एक बड़ा तबका जिस तरफ जाएगा जीत उसी की होगी। तो यहाँ पर मायावती के पक्ष को अगर देखें तो वो किस तरफ आपको जाता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, जिस तरीके से मैनपुरी सीट पर चाचा शिवपाल की अहम भूमिका है, जैसे कि अखिलेश यादव को अब पता लग गया है कि चाचा शिवपाल के बिना हम मैनपुरी को नहीं जीत सकते हैं, तो वैसे ही कहीं ना कहीं देखिए मायावती का भी यहाँ पर रुतबा देखने को मिलेगा। मायावती देखना ये होगा, वैसे तो सूत्रों के अनुसार जो लगातार खबरें आ रही है वो यही आ रही है कि शायद मायावती का यहाँ पर समर्थन अखिलेश यादव को मिल सकता है, शायद डिम्पल यादव को मिल सकता है। लेकिन देखिए, समर्थन मिलेगा वो तो बाद की बात हुई, लेकिन जनता तब अपना कीमती वोट देती है, तब सिर्फ और सिर्फ मुद्दे देखती है, काम देखती है। जैसे कि नेताजी ने अपना काम किया था तो जनता उन्हें भरपूर वोट देती थी, लेकिन इस बार नेताजी नहीं है, तो अब जो जनता को देखना है वो ये देखना है कि अब नेताजी के बाद क्या डिम्पल यादव हमारी बातों को सुनेगी, हमारी समस्याओं का समाधान करेगी। तो ये भी हो सकता है कि शायद मायावती का समर्थन अखिलेश यादव को मिल जाए, लेकिन देखिए मायावती का कोई कंफर्म नहीं है। अखिलेश यादव भी भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल, इनके सवाल का मैं इनकी बातों का जवाब चाहूंगा कि दरअसल इनके हिसाब से मायावती जो इस वक्त अखिलेश यादव के साथ जाती नजर आएगी। लेकिन आप देखिए कि गोला गोकरनाथ सीटों के जब नतीजे आए थे उसके बाद उन्होंने सीधे तौर पर कहीं ना कहीं हमला बोला था अखिलेश यादव पर, और ये कहा था कि बीएसपी अगर वहां पर उम्मीदवार उतारती तो जाहिर सी बात है कि इस हार का ठिकरा उनके सर डाल दिया जाता। और सीधी तौर पर उन्होंने मैनपुरी चुनाव का भी जिक्र कर दिया था उसी समय, और कहा था कि मैनपुरी चुनाव में भी जो है समाजवादी पार्टी की हार लगभग तय मानी जा रही। तो ऐसी स्थिति में कैसे माना जाए, दलित वोटर्स किस तरफ जाएंगे? क्या वो बीजेपी की तरफ जाएंगे? ऐसा होता नजर आएगा? देखिए, कहीं ना कहीं अखिलेश की जो पार्टी सपा पार्टी है बसपा की कट्टर दुश्मन है। क्यों? क्योंकि उनके जितने भी वोट बैंक, जितने भी धर्म समाज के वोट बैंक है वो बसपा ही काट के अखिलेश अपनी तरफ लाए। जो 2007 की हम बात कर ले, 2010 की अगर हम बात कर ले, तब तक बसपा का चर्चा होता था, मायावती की चर्चा होती थी, लेकिन उसके बाद अखिलेश ने मायावती जैसा खेल खेलना शुरू करा, उसी धर्म उसी समाज पर निशाना साधते हुए वो वोट बैंक अपनी तरफ झुकाव मिला दिया। तो मायावती कभी भी शायद यहाँ पर अखिलेश का समर्थन ना करे। और आप भी जानते हैं कि जिस दिन मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ था, चर्चा इस बात की हुई थी कि मुलायम के पार्थिव शरीर को देखने तक नहीं आई थी मायावती, जबकि गृह मंत्री अमित शाह आए थे, बड़े बड़े नेता शामिल हुए थे, लेकिन मायावती कहीं नजर नहीं आई थी। तो वहां पर कईयों ने इस बात को हवा दी थी कि क्या इनकी दुश्मनी, मायावती और मुलायम की जो दुश्मनी थी अभी भी चली आ रही है, नेताजी के निधन के बाद भी चली आ रही है। तो आप देख सकते हैं ये कुछ संकेत जो इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि दुश्मनी चली आ रही थी और शायद चलती रहेगी आगे भी, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी है और लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जो 66 सीटें बताई जाती है और अगर मैनपुरी जीत जाते तो 67 का आंकड़ा हो जाएगा। उसमें से अगर बात करें बसपा की तो बसपा को भी आगे आना होगा, लेकिन लोकसभा सीटों पर लड़ाई इसलिए दिलचस्प होगी क्योंकि अखिलेश को अपने पिता मुलायम का सपना पूरा करना है जो प्रधानमंत्री बनने। चलिए एक आखिरी सवाल मैं ले लेता हूं। दरअसल राजनीतिक समीकरण जो कह रहे हैं इस सीट पर, क्या यादव समाज का 100% वोट समाजवादी पार्टी को जाएगा या शाक्य समाज का 100% वोट यहां पर रघुराज शाक्य यानी कि बीजेपी को जाता नजर आएगा? क्या ऐसा होता है राजनीति में? देखिए, जिस तरीके से लगातार हम खबरें बता रहे हैं कि मैनपुरी में शाक्य समाज और यादव समाज का ही दबदबा रहा है। 4.5 लाख से ज़्यादा यादव समाज के लोग हैं तो 3.5 लाख से ज़्यादा शाक्य समाज के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी ने शाक्य समाज को साधने की कोशिश की है। समाजवादी पार्टी ने एक तीर से 2 निशाने, जिला अध्यक्ष बनाया शाक्य समाज का, लेकिन अपनी पत्नी को यानी कि डिम्पल यादव को यादव परिवार से खड़ा कर दिया। तो इस बीच देखिए ये देखना होगा कि आखिरकार शाक्य समाज क्या समाजवादी पार्टी के साथ जाएगा या भारतीय जनता पार्टी के साथ। बिल्कुल, इसी सवाल का जवाब मैं आपसे भी चाहूंगा कि राजनीतिक समीकरण के लिहाज से इस सीट पर किसकी जीत आप देख रहे हैं? देखिए, राजनीतिक समीकरण के अगर लिहाज से देखा जाए और अगर काम के हिसाब से देखा जाए तो बीजेपी कहीं ना कहीं दावेदारी मजबूत है, लेकिन अगर सहानुभूति और ये कहा जा रहा है डिम्पल के द्वारा कि नेताजी का प्यार आशीर्वाद हमारे सर पर बना हुआ है, उन्होंने कोई मुद्दा ज़्यादा नहीं उठाया, बस नेताजी का नाम लेकर आगे बढ़ रहे हैं। वही काम रघुराज सिंह शाक्य ने भी किया, लेकिन रघुराज सिंह शाक्य के पास नेतृत्व
है, एक्सपीरियंस है और पहले भी वो सांसद के तौर पर है, भले डिम्पल यादव भी सांसद के तौर पर थे लेकिन वो चुनाव हारी हैं। लेकिन रघुराज के नाम पर हार का कोई भी यहाँ पर आप निशान नहीं देखेंगे। सपा, प्रसपा, फिर बीजेपी, तीन पार्टियों का उनका एक्सपीरियंस हो चुका है, तो अच्छे तौर पर साबित इस सीट पर कहीं ना कहीं रघुराज सिंह शाक्य होंगे। लेकिन अगर बात सहानुभूति और श्रद्धांजलि की आती है तो साफ सीधी बात है, इस सीट पर कहीं ना कहीं डिम्पल की जीत है। बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से लगातार दावे किए जा रहे, वादे किए जा रहे हैं इस सीट पर जीत को लेकर के, वो दरअसल चुनावी नतीजों में किस तरीके से देखता है। फिलहाल आपको इंतजार करना होगा। मुझे दीजिए इजाज़त। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।